हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 61 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में, मतलब एडजस्टमेंट्स ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है। आज की क्लास में हम क्लेटॉन्स रूल के बारे में भी बात करने वाले हैं और डेटर और क्रेडिटर के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो तीनों सेक्शंस है, सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 61 तक, सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 61 तक, तो इन तीनों सेक्शंस में डेटर और क्रेडिटर के बारे में बात करी गई है। तो पहले हम समझेंगे कि डेटर और क्रेडिटर है क्या, मतलब आज की क्लास में हम अकाउंट्स भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले हम देखेंगे कि डेटर और क्रेडिटर क्या है, फिर हम बात करेंगे कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मतलब क्या होता है, क्लेटॉन्स रूल क्या है, देन सेक्शन 59 से सेक्शन 61 के बारे में बात करेंगे विथ एग्जांपल। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट्स। सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 61 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट्स की, जिसमें क्रेडिटर एंड डेटर जो है वो दो फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। क्या है? क्रेडिटर एंड डेटर आर टू फंडामेंटल रोल्स इन द कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर दो पर्सन जो होते हैं, डेटर और क्रेडिटर, वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे रिप्रेजेंट द पार्टीज इन्वॉल्विंग इन लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी एंड एक्सटेंडिंग क्रेडिट, ठीक है। एक पार्टी, ये दोनों पार्टी क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंडिंग मनी एंड बोरोइंग मनी। एक पार्टी मांग रही है, दूसरी पार्टी उससे पैसे दे रही है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो पहले हम समझेंगे कि डेटर और क्रेडिटर क्या है, ये दोनों पर्सन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिटर कौन होता है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो क्या करता है? पैसे देता है। जो क्या करता है? पैसे जो है क्या करता है? देता है। क्या करता है? लेंड करता है। कैसे? अ क्रेडिटर इज एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट लेंड्स मनी। क्या करता है? लेंड करता है मनी, पैसे देता है किसको? बोरोवर को, जो उससे पैसे मांग रहा है, ठीक है ना, जो इससे पैसे मांग रहा है। मतलब डेटर क्या करता है? क्रेडिटर से पैसे लेता है, बोरो करता है, और क्रेडिटर क्या करता है? डेटर को लेंड करता है मनी। ओके, lends money, provide goods and offer services to another party with the expectations that the borrower will repay, ठीक है। वो क्रेडिटर उसे क्यों देता है? बोरोवर को पैसे क्यों लेंड करता है? ये लेकर, ये दिमाग में रखकर कि ये मुझे जो है ये अमाउंट वापस पे करेगा। जो डेटर है वो क्रेडिटर को अमाउंट वापस पे करेगा। जो पर्सन मुझसे पैसे ले रहा है वो मुझे वापस भी देगा पैसे, ठीक है ना। द बोरोवर विल रीपे द डेट, ठीक है, इन द फ्यूचर। फ्यूचर में वो पैसे वो मुझे वापस दे देगा, तो मैं अभी उसे दे देता हूँ। ओके, इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर इज द पर्सन और एंटिटी हु ओन्स मनी एंड हैज अ क्लेम टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द डेटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है, वो एंटिटी होती है जो क्या करती है? पैसे देती है, ठीक है। और ओन्स मनी, जिसके खुद के पैसे होते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, वो पैसे देती है, ओन्स मनी, ठीक है। वो क्या करता है? वो जो क्रेडिटर है उसके पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है, अपना जो क्लेम कर सकता है रिसीव पेमेंट फ्रॉम द डेटर। डेटर से क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है कि मैंने जो भी तुमको पैसे दिए थे वो मुझे वापस करो, ठीक है। तो क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है पेमेंट इन द फ्यूचर फ्रॉम डेटर। ओके, व्हेन क्रेडिटर एक्सटेंड क्रेडिट टू द डेटर, it means that are trusting to the debtor to honor their obligation to repay the borrowed money and settle the outstanding debt within the agreed upon terms, which may include an interest rate and repayment schedule, ठीक है। अब जब डेटर जो है, जब पैसे लेता है, जब क्रेडिटर डेटर को पैसे देता है, तो ये सारी जो उनके बीच में क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशन सारी मेंशन होती है कि इस शेड्यूल पे, इस टर्म जो है, इस डेट के शेड्यूल पे, जब रीपेमेंट तुम किस डेट पे करोगे तो उसका शेड्यूल फिक्स होता है, प्लस उस पर तुम मुझे इंटरेस्ट कितना दोगे, मतलब ब्याज कितना दोगे, राइट। तो उस जो मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ उस पर 1% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, तो मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ क्या करता है? क्रेडिटर जो है वो डेटर को पेमेंट देता है, और रीशेड्यूल मतलब अपना टाइम का जो है, रीपेमेंट का टाइम जो शेड्यूल है वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही उसको बोल के देता है कि मैं इस टाइम तक तुमसे पैसे वापस लूंगा, ठीक है ना। तो क्रेडिटर कौन होता है? जो डेटर को पैसे देता है। ओके, एग्जाम्पल सीखते हैं क्रेडिटर के। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोन प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को या बिजनेस को। क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी क्या करती है? इशू करती है क्रेडिट कार्ड्स परचेस करने के लिए। अपन कुछ भी खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, उसका पेमेंट हम बाद में चाहे तो बाद में करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है? एक तरीके से हमको क्रेडिट दे रही है, हमको क्या दे रही है? एक तरीके से जो है लेंड कर रही है मनी। ओके,
सप्लायर्स हु ऑफर गुड्स टू द बिजनेस ऑन द क्रेडिट टर्म्स, ऐसे बहुत सारे सप्लायर होते हैं, होलसेलर के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं कि आप मुझे एक बार माल दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे, जब मेरा माल बिकेगा तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वो क्या दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर हु इज इनवॉइस देयर क्लाइंट फॉर द पेमेंट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है, ऐसे जो कुछ अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो एक इनवॉइस बना के दे देते हैं, ठीक है ना, एक रसीद बना के दे देते हैं कि आपकी जब आप ये जो है सर्विस दो तब मुझे ये पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हुआ, क्रेडिटर कौन होता है। अब डेटर की बात करें तो डेटर कौन होता है, जो पैसे बोरो करता है। डेटर जो पैसे बोरो करता है, जो क्रेडिटर से पैसे बोरो करता है वो कौन होता है, डेटर। अब डेटर को क्रेडिटर को वापस पेमेंट करना पड़ता है, तो डेटर के नाम से हम याद रख सकते हैं देनदार, जिसको पैसे देने होते हैं वापस, ठीक है। तो हम डेटर के नाम से ये याद रख सकते हैं कि देनदार जो पैसे वापस देने होते हैं जिसे, वो कौन होता है, बोरोवर होता है। डेटर कौन होता है, बोरोवर होता है। डेटर इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट ओन्स मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू द अनदर पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द बोरोइंग मनी और रिसीविंग क्रेडिट, ठीक है। तो डेटर वो इंडिविजुअल, वो पार्टी, वो ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई एंटिटी होती है जो क्या करती है, पैसे बोरो करती है, पैसे क्या करती है, रिसीव करती है क्रेडिट, किससे, क्रेडिटर से, ओके। पैसे गुड्स सर्विसेज क्या करती है, रिसीव करती है, किससे, क्रेडिटर से, ठीक है। द डेटर इज द वन हु हैज रिसीव्ड द बेनिफिट फ्रॉम द क्रेडिटर, क्या करता है, डेटर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, बेनिफिट रिसीव करता है, किससे, क्रेडिटर से बेनिफिट रिसीव करता है, एंड इज ऑब्लिगेटेड टू रीपे द डेट और फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, और फिर उसे क्या करना पड़ता है, वापस उसका रीपेमेंट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है। मतलब अब उसकी लायबिलिटी होती है कि जब वो एक बार किसी से पैसे मांग रहा है तो वो उसको वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। When someone becomes a debtor, they assumes a legal and financial responsibility to make timely payment or settle the debt in accordance with the agreed upon terms, ठीक है। जब कोई भी डेटर बनता है तो इसकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगली और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको टाइम पे उसका पेमेंट वापस करना है, और जितना अमाउंट है, जितने भी अग्रीड टर्म्स है, मतलब जो इंटरेस्ट है उसके साथ पेमेंट करना है, किस टाइम पे पेमेंट करना है, कितना कब कब पेमेंट, अगर ज़्यादा पेमेंट है तो कब कब करना है, तो टर्म्स के हिसाब से वो क्या करेगा, पेमेंट देगा, किसको, क्रेडिटर को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कुछ डेटर्स का, तो इंडिविजुअल हु टेक आउट लोन्स फ्रॉम द पर्सनल रीजन, जैसे कि कोई जो पर्सन है, जैसे कि मैंने लोन लिया, मुझे कार खरीदनी थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बैंक से जाकर लोन ले लिया, क्या करा, मैंने क्रेडिट ले लिया, किससे, बैंक से लिया, ठीक है। अब मैं बैंक को इंस्टॉलेशन में वापस क्या करूंगी, पेमेंट इंटरेस्ट के साथ देती रहूंगी, तो मैं कौन हूँ, डेटर हूँ, और बैंक कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो होम मॉर्गेजेस, कार लोन्स, स्टूडेंट लोन, ये सब किस में आते हैं, डेटर के एग्जाम्पल में। बिजनेसेस दैट बोरो मनी टू फंड्स ऑपरेशन एक्सपेंशन, ऐसे बिजनेसेस जो अपने जो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस में अगर कुछ घाटा हो गया तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और बिजनेसेस दैट यूज क्रेडिट कार्ड्स फॉर द परचेज एंड हैव अ बैलेंस टू रीपे, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल और बिजनेस होते हैं जो क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं, मतलब एक बार जो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास इतना कैश नहीं हो तो एक बार क्रेडिट कार्ड से वो क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, और फिर बाद में जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसे वापस रीपेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी कौन हुई, क्रेडिटर, और जो पर्सन हुआ जो क्रेडिट कार्ड यूज करा वो कौन हो गया, डेटर, ठीक है। कंज्यूमर्स, customers who purchase goods and services on credit and owe payment for the supply and service provider, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो क्या करते हैं, परचेस करते हैं गुड्स, किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे परचेस कर लेते हैं, फिर बाद में पैसे देते हैं, तो ये कौन हो गया, वो क्रेडिटर और डेटर्स हो गए। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर इज समवन हु एक्सटेंड क्रेडिट एंड लैंड मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्टिंग रीपेमेंट फ्रॉम द डेटर। क्रेडिटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, लैंड करते हैं मनी, पैसे किसको देते हैं, डेटर्स को देते हैं, और किस लिए देते हैं, ताकि उसको क्या मिल सके, रीपेमेंट मिल सके, मतलब फ्यूचर में जो है डेटर वो उसको वापस वो जो है उसका पेमेंट वो दे सके, विद इंटरेस्ट दे सके, ठीक है। अ डेटर ऑन द अदर हैंड इज समवन हु borrow money and receive goods and benefit from the services and is obligated to repay the creditor and fulfill their debts and obligations। डेटर कौन होता है, जो पैसे बोरो करता है, जो पैसे लेता है, किससे, क्रेडिटर से, क्यों, ताकि वो एक बार उसे जरूरत है तो वो ले लेता है, फिर वो वापस क्या करता है, उसका रीपेमेंट कर देता है, उसकी ऑब्लिगेशन होती है, उसकी लाइबिलिटी होती है कि वापस वो अगर उसने पैसे लिए हैं तो उसे वापस वो पैसे देने पड़ेंगे। These rules
form the basis of the various financial transactions relation in the both personal and the business context। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है डेटर और क्रेडिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। जो भी होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जो भी वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि डेटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये दोनों जो रोल है वो आपको याद रखने हैं। अपन सेक्शन 51 से सेक्शन 61 के अंदर 59 से 61 में इनकी ही बात करने वाला है, डेटर और क्रेडिटर की ही बात करने वाला है इन तीनों सेक्शन के अंदर। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट हम करेंगे पेमेंट्स का, इज अ प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच डील्स विथ हाउ अ क्रेडिटर इज टू अप्लाई और अलोकेट द पेमेंट received from the debtor when there are multiple debts obligation outstanding between them। तो appropriation of payment मतलब adjustment of payments जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, इस प्रोविजन में ये दे रखा है कि कैसे क्रेडिटर्स जो है, कैसे डेटर्स जो है, कैसे हाउ अ क्रेडिटर टू अप्लाई, कैसे क्रेडिटर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, एलोकेट करते हैं पेमेंट को जो भी उन्होंने क्या की है, रिसीव की है डेटर से। मतलब डेटर जैसे जैसे पैसे देता है तो वो कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे उसे अलोकेट करते हैं, ठीक है ना, जो भी उन्होंने डेट्स ली है। और अगर उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, मतलब किसी डेटर है जिसने एक बार नहीं, वो एक ही क्रेडिटर से 2-3 बार पैसे ले रखे हैं, अब पर दे रहा है वो एक एक करके पैसे दे रहा है, मतलब थोड़े थोड़े पैसे दे रहा है, तो उन पैसों का एडजस्टमेंट कैसे होता है वो इन सेक्शंस में बात करी गई है। ठीक है, ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग बिटवीन देम और कितनी कैसे ऑब्लिगेशंस उनमें है, ये सारी बात करी गई है सेक्शन 59 से सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब हम इस सेक्शन को, मेन जो हमारी क्लास है वो अब स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्लेटन्स रूल क्या होता है। क्लेटन रूल्स क्या होता है, क्लेटन केस क्या है, ये एक रूल है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डेटर रिक्वेस्ट करे क्रेडिटर से कि अप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनी डेब्ट इन द केस ही ओन्स द क्रेडिट सर्व एंड डिस्टिंक्ट डेब्ट्स इफ द क्रेडिटर, मतलब अगर किसी भी क्रेडिटर ने, किसी भी डेटर ने क्रेडिटर से, किसी भी पर्सन ने मेरे से क्या किया है, बहुत बार बहुत सारा लोन ले रखा है, कभी उसने 10 लिए हैं मेरे से, कभी 20,000 लिए हैं, कभी 5,000 लिए हैं, ठीक है, तो उनका जो सेटलमेंट है वो किस तरीके से करना है। अगर जो डेटर ने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ है ना मेरा ये इस टाइप से, मतलब ये जो अमाउंट है वो सिर्फ इसके लिए ही सेटल करना, ठीक है, और क्रेडिटर ने मान भी लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्लेटन रूल है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्रेडिटर अगर नहीं बोलता है कि मेरा ये सेटअप, मतलब मैंने आपको ये पेमेंट दिया है, क्रेडिटर को ये पेमेंट दिया है डेटर ने, और अगर उसने कुछ बताया नहीं है कि मेरा ये सेटअप कैसे करना है, मतलब मेरा ये इसको कैसे सेटल करना है, तो क्रेडिटर क्या करेगा, जैसे फर्स्ट बार उसके 10,000 लिए और उसने 8,000 दिए, तो वो क्या करेगा 10,000 में से ही 8,000 को कट करेगा, मतलब अब जो उसने पहले लिया था वो 2,000 अब उसके बाकी है। तो ये जो रूल है क्लेटन्स रूल, वो ये कहता है कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करेंगे। अगर कुछ भी तरीके का डेटर क्रेडिटर नहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसको प्रॉपरली हम समझते हैं कि क्लेटन रूल्स में आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन इंग्लैंड इट हैज़ बीन कंसिडर्ड अ बेसिक रूल सिंस द केस ऑफ देवेनियस एंड वर्सेस नोबल। डेवनीसिस वर्सेस नोबल में ये बात करी गई थी, ये एक बेसिक रूल बताया गया था जिसे हम क्लेटन्स केस के नाम से ही, क्लेटन्स केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि जो डेटर है कैन रिक्वेस्ट क्रेडिटर, ये डेटर है इसने क्या करा था, रिक्वेस्ट किया था क्रेडिटर से, क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था क्रेडिटर से, ठीक है, टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ एनी डेट इन द केस ही ओन्स टू द क्रेडिटर सर्वल एंड डिस्टिंक्ट डेब्ट्स। इसने क्या किया था, बहुत सारे डेब्ट्स ले रखी थी, किससे, क्रेडिटर से, ठीक है, डेट्स ले रखी थी, तो उसने क्या किया, अप्रोप्रिएट, मतलब उसने ये कहा क्रेडिटर अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ डेब्ट, मतलब ये जितनी भी डेब्ट्स ले रखी थी, तो क्रेडिटर क्या करेगा, इसे एडजस्ट करेगा, क्रेडिटर क्या करेगा, इसे एडजस्ट करेगा, ठीक है। इफ द क्रेडिटर एग्रीज देन इट इज बाउंड, और अगर वो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट कर लेता है कि ओन्स टू क्रेडिट सर्वल डिस्टिंक्ट डेब्ट्स, अगर क्रेडिटर अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ एनी डेब्ट, अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ एनी डेब्ट, अगर क्रेडिटर क्या करता है, एडजस्ट करता है, उसने बहुत सारी डेब्ट ले रखी है, वो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और अगर क्रेडिटर मान जाता है तो वो क्या करता है, वो बाउंड है उसे फॉलो करने के लिए। मतलब अगर उसने बहुत सारी डेट्स ली है और कुछ भी बोला नहीं है, तो क्रेडिटर क्या करेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। यही है क्लेटन्स रूल,
यही है क्लेटन रूल। क्लेटन रूल में क्या है कि अगर डेटर रिक्वेस्ट भी करता है कि इस तरीके से एडजस्ट करो और क्रेडिटर मान जाता है तो फिर वो बाउंड है उसे मानने के लिए। अगर वो बोलता है कि 10,000 का इसमें एडजस्ट करो 10,000 का, तो वो बाउंड है मानने के लिए। और अगर वो कुछ नहीं कहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। क्लेटन्स रूल में ये कहा गया है। ओके, तो क्लेटन्स रूल क्या है? द डेटर कैन रिक्वेस्ट। इस केस में क्या हुआ था? डेविनिसिस वर्सेस नोबल के केस में क्या हुआ था? डेटर ने रिक्वेस्ट करी थी क्रेडिटर को कि आप इस तरीके से उन अमाउंट का एडजस्टमेंट करना, डेट्स का जो भी उसने लिए हैं पहले। क्रेडिटर सर्व एंड डिस्टिंक्ट डेब्ट्स, ठीक है, बहुत सारे डेब्ट्स दी थी, क्रेडिटर ने बहुत सारे पैसे इसको दिए थे, तो आप इस तरीके से उससे एडजस्ट करना। इफ द क्रेडिटर एग्रीज, अगर क्रेडिटर मान जाता है उसकी बात, तो वो क्या है? देन ही बाउंड बाय इट, तो वो उसके लिए बाउंड है अब उसको मानने के लिए। ओके, तो ये क्या है? हमारा क्लेटन्स रूल है। ओके, देखिए क्लेटन्स रूल जो है वो यही कहता है कि अगर कोई भी डेटर क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करे कि मेरा ये जो अमाउंट है, मेरा ये जो लोन अमाउंट है, वो इसी लोन के लिए एडजस्ट करना आप, ठीक है, तो क्रेडिटर जो है वो बाउंड है कि वो उसी लोन के लिए एडजस्ट करेगा। उसका जो लोन अमाउंट है जो उसने डेटर को दिया है, वो बोरोड अमाउंट है, वो उसी अमाउंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसी लोन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। अगर उसने बहुत सारे लोन लिए हैं और डेटर ने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरा ये अमाउंट इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, तो क्रेडिटर जो है वो उस अकॉर्डिंग ही उसे एडजस्ट कर सकता है। लेकिन डेटर ने ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मेरा ये अमाउंट जो है आप इसके लिए एडजस्ट करना, तो क्रेडिटर चाहे उस अकॉर्डिंग जो है उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है। यही कहता है हमारा क्लेटन्स रूल। ओके, देन बात करते हैं क्लेटन्स रूल। देन आगे बात करते हैं सेक्शन 59। सबसे पहले सेक्शन 59 क्या कहता है? सेक्शन 59 ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू डिस्चार्ज इज इंडिकेट। अब अगर किसी भी डेटर ने क्रेडिटर से अमाउंट लिया है और ये कहा है, इंडिकेट कर दिया है, जैसे बहुत सारा अमाउंट लिया है और इंडिकेट कर दिया कि मैं इतना पेमेंट दे रहा हूँ, मैं 2,000 दे रहा हूँ और 2,000 आप मेरी सेकंड वाली जो मैंने लिया था उसमें से काटना, उसने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, तो जो क्रेडिटर होगा वो सेकंड वाली से ही कट करेगा वो अमाउंट। व्हेन अ डेटर मेक्स अ पेमेंट टू द क्रेडिटर, जब डेटर क्या करता है? पेमेंट देता है क्रेडिटर को और स्पेसिफाई द डेट और ऑब्लिगेशन फॉर विच द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, और स्पेसिफाई कर देता है कि मेरा जो ये पेमेंट है वो इसके लिए है, इस वाली डेट के लिए मैंने पेमेंट दिया है। द क्रेडिटर इज बाउंड टू अप्लाई द पेमेंट अकॉर्डिंगली, तो क्रेडिटर बाउंड है कि वो जिस अकॉर्डिंग उसने इंडिकेट किया है वो उसमें से ही कट करेगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, इफ द डेटर designate a particular debt while making the payment, the creditor must use the payment satisfy for the specified debt। मतलब क्लियरली सेक्शन 59 में ये कह रखा है कि जिस हिसाब से डेटर इंडिकेट करता है, जिस हिसाब से डेटर पेमेंट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है उस अमाउंट को, उस अकॉर्डिंग ही क्रेडिटर क्या करेगा? उस अमाउंट को डिडक्ट करेगा। वो बाउंड है कि वो उस अकॉर्डिंग ही उस अमाउंट को डिडक्ट करेगा। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है, उसने इंडिकेट कर दिया है उस डिस्चार्ज को, उस डेट को, तो देन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से समझना। इसमें क्या है? मिस्टर ए ओन्स 10,000 टू मिस्टर बी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दो इसमें है, ठीक है। 10,000 Mr. B for two separate loans, one for 600 and another for 400. Mr. A send a payment of 8,000 to 8. अब Mr. A ने क्या किया? Mr. B से कितना लिया?
10,000। ठीक है, अब टू बी फॉर 2 सेपरेट लोन्स, 2 सेपरेट लोन, वन एक तो है 6,000 का, अब इसमें एक तो 6,000 का है और एक 4,000 का है, अलग अलग है, ठीक है ना, 2 लिए थे। मिस्टर ए सेंड्स अ पेमेंट 8,000 टू मिस्टर बी एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन that it is for the 6,000 loan. In this case, Mr. B must apply for the payment towards the specified loan and remaining 2,000 out of 8,000 will still be due for ₹4,000 loan। मतलब कि उसने क्या किया, मिस्टर ए ने सेंड किया पेमेंट 8,000 रुपये वापस। मिस्टर ए ने क्या किया, देखो 2 लोन थे, 10,000 का लोन लिया था, 2 लोन थे, अब इसमें से क्या किया उसने, क्या कितने वापस भेजे, ए ने 8,000 रुपये बी को भेजे, ए ने कितना भेजा 8,000 बी को भेजा, और ये मेंशन जो है क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जो है इट इज फॉर 6,000 लोन। तो पहले 6,000 वाला क्लियर करेंगे, इट इज फॉर 6,000 लोन। इन दिस केस मिस्टर बी अप्लाई द पेमेंट टूवर्ड्स द स्पेसिफाइड लोन। अब मिस्टर बी क्या करेगा, अप्लाई करेगा स्पेसिफाइड, अब उसने इंडिकेट कर दिया तो वो क्लियरली क्या करेगा, पहले 6,000 का जो है वो उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई करेगा मिस्टर बी, अप्लाई ओके द पेमेंट टूवर्ड्स द स्पेसिफाइड लोन एंड रिमेनिंग 2,000 आउट ऑफ 800 विल बी स्टिल बी ड्यूड ऑफ 4,000 लोन। अभी भी जो बाकी के 2,000 है वो इसके लिए मान लेगा। तो अभी भी कितने बाकी है, उसके 2,000 रुपये बाकी है। उसने क्या किया, 6,000 के पहले कट किया, अब 2,000 का फिर उसने बाद में उसमें डाला। नहीं तो वो क्या करता, पहले इसमें से कर लेता और फिर इसमें डालता, बात एक ही रहती, क्योंकि कितना है 10,000 का ही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है ना, 3-4 बार लोन ले रखा होता है, और फिर उसमें क्या करता है, उसमें है ना हम बताते हैं कि हमारा ये लोन जो है वो इस स्पेसिफाइड जो है उसका लोन जो लिया है उसके लिए, तो उसमें से वो डिडक्ट करना। तो अगर क्लियरली मेंशन कर देता है, डेटर जो है वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि मैं ये जो पेमेंट है ना वो अपने इस वाले लोन के हिसाब से दे रहा हूँ, तो क्रेडिटर को वो मानना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59। अगर वो क्लियरली इंडिकेट कर दे अपना डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट तो क्रेडिटर को वो मानना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 60 में ये दे रखा है कि अगर क्लियरली मेंशन नहीं करे, इंडिकेट नहीं करे तो क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेब्ट इज टू बी डिस्चार्ज एंड इज नॉट इंडिकेटेड। अगर क्लियरली इंडिकेट नहीं करी गई है तो आप क्या मानोगे उसे, अगर क्लियरली इंडिकेट नहीं करी गई है तो क्या मानेंगे, व्हेन द डेटर मेक्स अ पेमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग द डेट एंड ऑब्लिगेशन द क्रेडिटर हैज टू डिस्क्रिएशन टू अप्लाई द पेमेंट इन द एनी मैनर ही चूजेस एज लॉन्ग एज ही डज नॉट गो अगेंस्ट द डायरेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द डेटर। ठीक है, अब अगर उसने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि मेरा ये पेमेंट कैसे, अब क्या है 2-3 लोन ले रखे हैं, ठीक है, और एक अमाउंट पे करा है 2,000 रुपये का। अब उसने कुछ भी नहीं बोला कि मेरा ये इसमें से काटना, इसमें से काटना, इसमें से काटना, इसमें से किस में काटना। ठीक है, तो क्रेडिटर चाहे उसमें से ये काट सकता है, क्रेडिटर को जो भी लगेगा वो उसमें से काट देगा। वो तो सबसे पहले वाले का ही काटेगा या फिर इंटरेस्ट का काट दे सकता है। ठीक है, अगर क्रेडिटर चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, इंटरेस्ट को कट करेगा, फिर जो भी बचेगा वो उसमें से कट कर सकता है। तो ये क्रेडिटर की चॉइस होती है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन हुआ होता है, कुछ भी इंडिकेट नहीं किया हुआ होता है कि वो डेट कैसे डिस्चार्ज हो रही है, तो उसमें क्रेडिटर की चॉइस है कि वो किसी भी हिसाब से अपना जो पेमेंट है वो डिडक्ट कर सकता है। यही है सेक्शन 60। सेक्शन 60 का एग्जाम्पल देखें, प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं ए और बी का। मिस्टर ए सेंड द पेमेंट ऑफ 8,000 टू मिस्टर बी विदाउट इंडिकेटिंग द लोन इज फॉर। ठीक है, पहले तो मिस्टर ए ने क्या किया था, लोन को इंडिकेट कर दिया था कि मैंने 8,000 जो है पहले वाले 6,000 के लिए भेजा है। तो पहले वाले 6,000 तो पे हो गए थे सेक्शन 59 में और 2,000 अगले में से डिडक्ट हो गए थे। अब उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये 6,000 या 8,000 मैं क्यों भेज रहा हूँ। ठीक है, इसमें मिस्टर बी कुछ भी इंडिकेट नहीं किया था। ठीक है ना, without indicating which loan is for. ठीक है, in this scenario Mr. B has the authority to allocate the payment either of the 2 loans and his discretion. अगर इस केस में जो है मिस्टर बी चाहे तो एक लोन तो था 6,000 का और एक लोन था 4,000 का। अब भेजे कितने हैं, 8,000 भेजे हैं। तो अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा है कि मेरा पहले वाला लोन पूरा हो रहा है कि दूसरा वाला लोन पूरा हो रहा है, तो वो 8,000 मिस्टर बी चाहे तो 8 का 4,000 करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है।
8,000 है, 8,000 का आधा कर दो, 4-4 हज़ार दोनों में से कर दो और फर्स्ट वाले का 2,000 बाकी रहेगा तुम्हारे। तो ये किसकी चॉइस है? मिस्टर बी की चॉइस है। मतलब किसकी चॉइस है? क्रेडिटर की चॉइस है कि अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है तो अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है? डिडक्ट कर सकता है अमाउंट। मिस्टर बी हैज द अथॉरिटी टू अलोकेट द पेमेंट आइदर फॉर द 2 लोन्स एट हिज डिस्क्रिएशन, उसकी खुद की मर्जी के हिसाब से, एज लॉन्ग हैज ही डजंट वायलेट एनी इंस्ट्रक्शन गिविंग बाय मिस्टर ए, like if Mr. A had the communication specified direction and how allocate the payment। ठीक है, अगर मिस्टर ए कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं कि इस तरीके से उस पेमेंट को जो है अरेंज करना, तो किस में आएगा? सेक्शन 59 में आ जाएगा। और सेक्शन 69 में है कि अगर उन्होंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है तो क्रेडिटर अपनी चॉइस से, अपने डिस्क्रिएशन से उस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये था सेक्शन 59 में हमने देखा कि अगर कुछ इंडिकेट कर दिया हो तो कैसे करेंगे। सेक्शन 60 में देखा कि इंडिकेट नहीं किया हो तो क्रेडिटर की चॉइस होगी। सेक्शन 61 बात करता है, सेक्शन 61 क्या बात करता है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। अब इसमें कुछ भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कैसे होगा? वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, कोई भी पार्टी ने कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया है, द पेमेंट शेल अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट इन ऑर्डर ऑफ द टाइम। ठीक है ना, एक लोन उसने मुझसे लिया है आज, या फिर मैं लिख देती हूँ 1 जुलाई को एक लोन लिया है, एक लोन लिया है 5 जुलाई को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो है अकॉर्डिंग टू टाइम क्या माना जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। बहुत सारे लोन्स लिए, एक लिया है 10 जुलाई को, ठीक है, बहुत सारे लोन्स लिए रखे हैं। अब एक पेमेंट उसने एक दिन, देखो 10 जुलाई को उसने लिए 2,000, इस दिन इसने लिए 6,000, इस दिन इसने लिए 8,000। ठीक है, और आज है 20 जुलाई, आज इसने मेरे को दिए वापस 3,000 रुपये, 3,000 रुपये दिए। अब सबसे पहले जो टाइम होगा ना, अगर ये टाइम बार्ड नहीं है, मतलब अगर इसने 1 जुलाई को बोला कि मैं अगर तुमने 2,000 रुपये मुझे 30 जुलाई तक नहीं दिए, ठीक है ना, 30 जुलाई तक इसको जो है 2,000 रुपये वापस करने हैं। टाइम बार्ड मतलब इसने इसमें प्रॉपरली, अगर इसने पहले टाइम फिक्स कर रखा है तब तो उस पर नहीं लगेगा। ठीक है ना, अब 20 जुलाई को दे दिया तब तो लग जाएगा, लेकिन अगर ये सितंबर में देता तो वो नहीं माना जाता इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसमें अगर 1 जुलाई को है 2,000 रुपये, लेकिन 20 जुलाई को ही उसने 3 दे दिए, तो सबसे पहले क्या होगा? जो पहला 1 जुलाई है उसका 2,000 कट होगा, और जो 5 जुलाई है उसमें से 1,000 कट होता। तो अब क्या बचता? 5 जुलाई का 5,000 ही बचता। ठीक है, 5 जुलाई का 5,000 ही बचता। अब उसने 25 जुलाई को वापस 2,000 रुपये दे दिए, वापस 2,000 रुपये दिए, तो अब इस 5,000 में से 2,000 लेस होता और 5 जुलाई का कितना बनता? 3,000 रुपये बचता। फिर उसने 26 को 3,000 भी दे दिए तो 3,000 कटता और 8,000 बचता। फिर उसने अगर 27 को जो है ए ने 27 को बी को कितने दे दिए? 4 दे दिए, तो अब 8,000 में से 4,000 कटते। तो ऐसे क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम जो होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अमाउंट कटता, अगर टाइम बार्ड नहीं होता तो। ठीक है ना, where neither parties make an appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. Where there are or no time not barred, when there are or are not barred by the law in the force of the time being as to limitation for shoot. अगर टाइम के बाहर चला गया फिर भी उसने अपना जो है रीपेमेंट नहीं दिया तो हम उस पर केस करेंगे ना, हम उस पर क्या करेंगे? केस करेंगे कि आपका टाइम निकल गया फिर भी आपने पेमेंट नहीं दिया है मुझे, तो हम उस पर केस करेंगे। ठीक है ना, इफ द डेटर आर इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द ईच प्रोपोर्शनेटली। और अगर डेटर चाहता है, अगर डेटर इफ द डेट्स आर इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है, तो पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। अगर दे दिए होते 10, अगर दे दिए होते 12,000, 3 लिए उसने लोन सी, अगर लोन 3 लिए हैं, ठीक है ना, और ऐसा कुछ स्पेसिफाइड कर दिया है, या फिर अगर जो डेट है आर इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है ना, जैसे कि 2,000 लिए एक दिन, फिर 2,000 लिए एक दिन, फिर 2,000 लिए एक दिन,
ठीक है ना, इक्वली जो है डेट लिया, ठीक है, तो फिर हम चाहे तो उसमें से प्रोपोर्शनली भी क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं जितना भी वो पेमेंट देगा। अगर वो देता है 4,000 रुपये तो 4,000 का डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेटली भी ले सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। तो नाइदर, अगर पार्टी अप्रोप्रिएट, कोई भी पार्टी में अप्रोप्रिएशन नहीं होता, और अगर वो टाइम बार्ड नहीं हो तो हम टाइम के अकॉर्डिंग उसमें क्या लेंगे, पेमेंट लेंगे। और अगर जो डेट्स है वो इक्वली स्टैंडिंग हो तो जो पेमेंट है वो अप्लाइड होगा इन डिस्चार्ज ऑफ इट प्रोपोर्शनेटली, तो हम उसमें प्रोपोर्शनली भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। तो अगर टाइम बार्ड नहीं हो तो सेक्शन 61 में हमको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्या लेंगे, हम उसमें डिस्चार्ज कर देंगे। अगर टाइम बार्ड नहीं हुआ तो ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। जैसे कि पहला लिया था, पहले जुलाई को, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम क्या करेंगे, अपना जो पेमेंट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये था सेक्शन 61। ओके, तो आई होप आपको 59 से लेकर सेक्शन 61 तीनों ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सेक्शन 59 में बात करी गई थी कि अगर डेटर जो है वो इंडिकेट कर देता है कि मेरा पेमेंट इतने में से, इसमें से ही आप डिडक्ट करना, ठीक है, मतलब इंडिकेशन दे देता है डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट का, तो वो सेक्शन 59 में आता है। वो इस हिसाब से वो बाउंड है क्रेडिटर कि आप वो उसका ही पेमेंट करे, उसका ही पेमेंट, उस हिसाब से ही पेमेंट जो है डिडक्ट करेगा। सेक्शन 60 में दे रखा है कि अगर कोई भी इंडिकेशन नहीं हो, डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं हो, तो क्रेडिटर की चॉइस के हिसाब से, क्रेडिटर की खुद के पास पावर है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो खुद अपने हिसाब से जो है वो पेमेंट डिडक्ट कर सकता है। लेकिन सेक्शन 61 में दे रखा हो कि नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, कुछ पार्टी में कुछ भी अप्रोप्रिएशन नहीं है, और अगर जो क्रेडिट है वो टाइम बार्ड नहीं है, मतलब उसमें स्पेसिफाइड किसी टाइम से अगर वो बार नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू टाइम उससे क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है ना। और अगर जो है डेट जो है वो प्रोपोर्शनली है, मतलब जो है प्रोपोर्शनली स्टैंडिंग है, तो उससे प्रोपोर्शन के हिसाब से डेट जो है वो स्टैंडिंग है, प्रोपोर्शनली मतलब कंटिन्यूटी में है, सेम है, तो उस हिसाब से उससे प्रोपोर्शनली भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम बार्ड नहीं हो तो हम किससे करेंगे, टाइम से ही करेंगे उसे एडजस्ट। ये बात करता है सेक्शन 61। तो इस क्लास में हमने पढ़ा कि डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं, ये दोनों पार्टीज कौन होती हैं, डेटर और क्रेडिटर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने क्लेटॉन्स रूल के बारे में बात करी, फिर हमने बात करा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 61 क्या कहता है, इनके क्या एग्जाम्पल्स है, उसके बारे में आज हमने इस क्लास में बात करी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।